हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं आज ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बीपीएससी TRE 3 के लिए, और मैं एक पार्ट करा चुका हूँ। एक पार्ट में मेरा 100 क्वेश्चन MCQ था, और ये दूसरा पार्ट लाया हूँ जो कि हमारा 101 से लेकर और 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्रेंड्स, ये टीन और शीशे की एक मिश्र धातु है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। फ्यूज का एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा, शीशा, टीन, लीड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपथन, शॉर्ट सर्किटिंग जो होता है, अतिभारण, ओवरलोडिंग, वोल्टा वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम सुरक्षा जो फ्यूज़ हम लगाते हैं उसमें हम जो है पतले तार का यूज करते हैं। टीन और शीशे की जो मिश्र धातु होती है वो हमारा फ्यूज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हमारा हो जाएगा पारा। पारा जो ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लीड, शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती हैं। और लीड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट पर MK, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.3 kW पर MK होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा जो है पारा जो है वह ऊष्मा का क्या है? सबसे अधिक कुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर जो है क्या नापता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है, और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। याद रखिएगा कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एक और इसमें क्वेश्चन हो गया। और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का तापमान मापा किया जाता है। ये भी हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अल्टीमीटर का यूज कहाँ होता है? तो ऊंचाई को मापने में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा जूल में। आंसर हमारा ई हो जाएगा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण जो है फ्रेंड्स हमारा शून्य पारगम्यता हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक HK ओनेस 1853 से 1926 ने प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन किया था। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों का कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर तारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए
उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचरण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अतिचालक का लक्षण क्या हो? शून्य पारगम्यता। आंसर हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है फ्रेंड्स। आंसर हमारा अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। तो इसका ताप जो बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। तो याद रखिएगा, जिन अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक होती है परंतु कुचालकों से कम होती है अर्धचालक का। इसलिए अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स? तो हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सौर भट्टी में, क्योंकि सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। उसके बाद से हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसमें से बताना है। तो शुक्र हो जाएगा हमारा। शुक्र जो है सबसे चमकदार है। आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए, माइक्रोस्कोप, जो कि सबसे छोटी छोटी वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जिसे ऐसे खुली नंगे आंखें से हम नहीं देख सकते हैं उसको। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम। ये हमारा 2020 का है। अभी जो है उसका प्रज्ञान नाम था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019 को GSLV MNO द्वारा आंध्र प्रदेश MKI 3 और M1I 1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित लॉन्च किया गया इसके लैंडर का नाम विक्रम है। और अभी जो किया गया है 2023 में फ्रेंड्स, वो हमारा क्या था? वो हमारा जो था वो उसका नाम प्रज्ञान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगे जो हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे कितने से कितने हर्ज के बीच में होती हैं, ये बताना है हमें। तो 20 किलो हर्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती हैं वो 20 किलो हर्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं, क्योंकि 20 किलो हर्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो है वो अल्ट्रासोनिक तरंगे कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये कहते हैं थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
तो अगला क्वेश्चन है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? आंसर हमारा हो जाएगा पेट्रोल। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो पेट्रोल लगता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जाता है। मीन्स का हमारे डीजल से जो होता है ना, वो पेट्रोल हमारा शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन है स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो 115 का आंसर हमारा हो जाएगा उष्मा से चलता है स्टीम इंजन। स्टीम होता ही है भाप इंजन एक प्रकार का उष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप उष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। और भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकिंग चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, याद रखिएगा। बस इसका अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं हमारा पूछता है, बस याद रहेगा कि भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है फ्रेंड्स? तो 116 का आंसर हमारा हो जाएगा गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होती है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से वातानुकूलन होती है। क्वेश्चन है विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा बर्नौली का सिद्धांत पे काम करती हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली सिद्धांत पर काम करती हैं। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूबलाइट में प्रकाश जो है हमारा वो ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त पर निर्भर रहता है। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं की आयनित कर देते हैं जिसमें दीप्त विसर्जन होता है। इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते। अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगे में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर एक की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ट्यूब में ठोस धातु। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। क्वेश्चन है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा वोल्टेज पर निर्भर रहती है। पंखे की गति जो है वोल्टेज पर निर्भर रहती है। क्वेश्चन है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने की सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो नरम लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? तो आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है हमारा रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन जितने हैं वो सब रेडियो तरंगे काम करते हैं। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और चालकों तारों में आवेशों को त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न संचार प्रणालियों में भी किया जाता है। यह सामान्यतः 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति परास में होती हैं। अगला क्वेश्चन है घड़ी में समय नापा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। पूछ दिया जाएगा कि हमारा जो क्वार्ट्ज होता है उसमें क्या होता है? तो क्वार्ट्ज में क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा शीशे का उपयोग किया जाता है? तो शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत संचरण के लिए उच्च
वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो 124 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऊष्मा की हानि कम है। क्या हो जाएगा? विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, ऊष्मा की हानि कम है। जैसे में विद्युत संचरण जो है के लिए, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। और ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत मान के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। इसलिए तो आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की हानि कम करने के लिए। क्वेश्चन है, उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ई नहीं दिया, ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए। तो उपग्रह सैटेलाइट ये सही है, 20 एक से अधिक हो सकते हैं। इसमें देख लेते हैं। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। तो इसलिए हमारा जो होगा वो स्टार, इसको बीपी से लगाया है, जो कि टेलीविज़न हो जाएगा, और हमारा रेडियो हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। ये सब जितने हैं ये सब सैटेलाइट से ही हमारे चलते हैं। नेट हो गया। क्वेश्चन है, एक जीप्टो बराबर है, तो एक जीप्टो बराबर कितना होता है? तो एक जीप्टो बराबर हमारा 10⁻⁻21 आंसर होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, तो कितनी होती है? तो 127 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2 सेकंड की होती है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल 2 सेकंड की होती है। और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? 128 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा डी। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी या तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो क्या मदद करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा विस्तार। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। विस्तार जलीय जीवन की संरक्षण करने में मदद करता है बहुत ठंडा के मौसम में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो 130 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस जो है हमारा CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हमारा मीथेन भी है, CFC भी है। तो एक से ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वो गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित हैं, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया और ओजोन हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विस्तार है, तो ये सही होगा हमारा। क्वेश्चन है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो क्यों रखे जाते हैं? तो हमारा एक दूसरे के समानांतर देखने के लिए, एक दूसरे के समानांतर देखने के लिए। क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, तो 132 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 132 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक उसका रेंज होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका
उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो 133 का आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रेरण। क्या हो जाएगा? प्रेरण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि 136 का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि 137 आंसर हमारा हो जाएगा डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को न तो गर्म और ठंडा कर सकते हैं। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? 138 का सी हो जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, आंसर हमारा बी हो गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग की जाने वाली उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। हाँ तो फ्रेंड्स ये तो सही है हमारा। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है हमारा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, नहीं, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये फ्रेंड्स यही हमारा गलत हो जाएगा। और टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। 140 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 141 का आंसर हमारा हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता या बदलती है? तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेग जो है वो बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती, सी हो जाएगा। आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी कल भी पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन हमारा जो है रिपीटेड है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तल लेंस से बनते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस में बनते हैं? तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है वो कैसा है? तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन हमारा, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस
किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, 146 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, हम बता देते हैं इसमें कौन कौन से वायु जो है और क्या क्या है जो इसमें ध्वनि का वेग क्या कितना होता है। ध्वनि में वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। तो हमारा शुष्क वायु जो है वह हमारा उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। शुष्क वायु 25 डिग्री तापमान हो तो हमारा 346 मीटर प्रति सेकंड काम करता है। हाइड्रोजन का इधर का नहीं याद रखना है आपको, बस इधर का याद रखना है। शुष्क वायु 332 मीटर प्रति सेकंड, शुष्क वायु मतलब 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 332 और 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 306, तो लगभग सब में 25 ही रहता है। हाइड्रोजन जो है हमारा 1284, आसुत जल जो है वो 1498, समुद्री जल जो है 1531, आसुत मीन्स कि हमारा वर्षा का जल। स्टील जो है हमारा वो 5960, एल्यूमिनियम जो है हमारा 6420 और लोहा जो है हमारा 5950 और कांच जो है लिफ्ट हमारा वह 3980। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है हमारा ध्वनि का वेग में। इसको हम फ्रेंड्स छोटा थोड़ा कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, 147 का आंसर हमारा हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अल्फा किरण जो हो जाएगा वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी सब हैं फ्रेंड्स, हमारा गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब पराबैंगनी किरणें, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन अल्फा किरण जो है वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश क्यों नीला लगता है? क्योंकि लघु तरंगे दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का किससे समझाया जा सकता है? रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश का अपवर्तन से समझाया जा सकता है, कि प्रकाश का अपवर्तन से ही हमारा तारों का टिमटिमाना होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडलीय में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है किस में होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो कितना होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा जल स्तर नहीं बदलेगा। कोई भी अगर बर्फ है तो ये हमारा ये बॉक्स है, इसमें हम बर्फ डाल दिए, यहाँ पे पानी है हमारा, यहाँ पे क्या है? पानी है और बर्फ का टुकड़ा एक डाल दिए, तो बर्फ का टुकड़ा इसमें हमारा है, इसमें तो पानी हमारा मतलब कि इतना ही है। हमारा बर्फ़ का टुकड़ा हम डालें तो मेरा पानी इतना ही है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये पिघलेगा तो हमारा क्या होगा? तो पिघलेगा तो इसी में रहेगा, फर्क ना, फर्क कहाँ पड़ेगा? ये पिघलेगा तो इसी में रहेगा, इसी बॉक्स में रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि हमारा जल स्तर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण क्या होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण हमारा वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा श्यानता होती हैं किसका होता है? सबसे ज़्यादा श्यानता
तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। शहद की श्यानता जो होता है सबसे अधिक होता है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित शहद हो गया, खून हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। तो सबसे ज़्यादा शहद का होता है, उसके बाद खून, उसके बाद से जल, तब वायु। तो आंसर हमारा हो जाएगा शहद। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो 156 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, चंद्रमा से आती हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उड़ती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो 157 का आंसर हमारा हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो 159 के हमारा सी हो जाएगा, सूर्य से होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। 160 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो बताना है कि प्रथम आर्यभट्ट जो भारतीय उपग्रह था वो कब छोड़ा गया था। तो आंसर हमारा 19 अप्रैल 1975 आंसर हमारा हो जाएगा। अब 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन हमारा, वर्ष दीर्घतम होता है, सबसे बड़ा होता है किस पे? तो 162 पे आंसर हमारा हो जाएगा, प्लूटो पर सबसे बड़ा होता है दीर्घतम। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण का लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। 248 होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो कितना होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर -1 होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर -1 हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा? एसी करंट को हम डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो द्वारा। क्वेश्चन है, धारा जो होता है धारा घनत्व होता है। तो 165 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति जो है निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कांच हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे न्यूनतम होगी? तो कांच में होगी, शीशे में। क्योंकि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति जो है कांच में न्यूनतम होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कांच।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना सेकंड लगता है? तो 167 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 8.5 मिनट लगता है। क्या हो जाएगा? 8.5 मिनट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जो है हमारा ये है 3 इंटू 10⁸, और हमारा पृथ्वी की औसत दूरी लगभग है 150 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्या हो जाएगा? 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? तो 168 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इसमें से दिया नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश हमारा कितना? तो 8 मिनट और 90 सेकेंड, जो कि यहाँ पे दिया है 8 मिनट 90 सेकेंड हमारा लगते हैं। क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताना है। तो 169 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा है। इसका सबसे छोटा ग्रह बुध है, मतलब हमारे यूनिवर्स बोल रहे हैं, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास जो होता है 1,39,822 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, ये बृहस्पति का व्यास है 1,39,822 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो 171 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जर्मेनियम। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो 172 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी और एन कल ही बताए थे हमारा कि परमाणु नाभिक में दो होते हैं, कौन कौन? न्यूट्रॉन हमारे और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। 173 का आंसर क्या हो जाएगा? 173 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से गलत बताना है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यही तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन और इसमें विकल्प गलत है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपको कराए थे कि Pn होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, Pn करके याद रखिएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसमें से बताना है हमारा कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे है? तो परमाणु बम का संबंध हमारा सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन पर स्थित है, और सूर्य का जो है वो नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है किसके सिद्धांत पर निर्धारित है फ्रेंड्स? तो 177 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे आधारित है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो 178 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, रेडॉन नहीं होती। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडॉन नहीं होती है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती।
अंतः अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा आर जो है वो वायु में नहीं पाई जाती। एयर हवा हो गया, तो ये नहीं पाई जाती। कौन सी पाई जाती है? तो हमारा हीलियम पाई जाती है, उसके बाद से नियॉन पाई जाती है, उसके बाद से आर्गन पाई जाती है। तो याद रखिएगा ENH पाई जाती है, लेकिन आर नहीं पाई जाती। आर जो है वह नहीं पाई जाती एयर में। याद रखिएगा, ऐसे याद कीजिएगा अल्फ़ाबेटिकल तो याद रहेगा। ऐसे बहुत होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, जैसे में रेडॉन और नियॉन आर्गन में हम लोग भूल जाते हैं कौन से गैस में होती हैं कौन सा नहीं होती हैं। तो गैस में जो है हमारा कौन कौन सा होता है? आर्गन, नियॉन और हीलियम होता है। आर्गन, नियॉन और हीलियम EHN, याद रखिएगा EHN ये वायु में होता है। देखिए ए से क्या होता है ना, ए से हमारा क्या हो गया? आर्गन हो गया। तो ईयर में ए से ईयर होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको शॉर्टकट से ERN या सॉरी EHN। लेकिन आर जो होता है वो हमारा नहीं होता है, क्योंकि रेडॉन जो होता है वायु में उपस्थिति इसकी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो 179 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, वाट हो जाएगा। वाट में होती है बिजली की खपत का बिल का इसके मापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? इसमें बताना है कौन से सबसे भारी धातु है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु उसको बोला जाता है, क्योंकि यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 होती है। तो याद रखिएगा यूरेनियम हो जाएगा हमारा सबसे भारी धातु। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये बहुत पहले 1992 का आंसर हमारा है, छोड़ दीजिए इसको, स्किप करते। क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो है किससे निर्धारित की जाती है? तो 182 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, बिंदु प्रति इंच के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो बिंदु प्रति इंच के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग में विकसित हीरे जो है LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 183 का आंसर क्या हो जाएगा? 183 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे अर्थात लैब ग्रो डायमंड LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इन हीरों का निर्माण अधिकतर दो विधियों, उच्च दबाव उच्च तापमान विधि या रासायनिक वाष्प जमाव CVD के माध्यम से किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो कि ग्रेफाइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो 184 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है हमारा? केवलर है। बुलेट प्रूफ जो है जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक पालियामाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। यह एक गर्मी प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि पैराफिनिलडामाइन और टेरेफ्थालोयल क्लोराइड केवलर के दो मोनोमर्स हैं। तो क्या है हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला केवलर हो जाएगा, जो कि ये क्या है? पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो 185 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, केवल एक हो जाएगा। हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव हो जाएगा। HMX का एक पूर्ण रूप क्या है? तो हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव हो जाएगा, केवल एक आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? इसमें से बताना है कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं हमारा। तो हमारा कोबरा हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, स्कीटल हो जाएगा, जावा हो जाएगा। तो 186 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी हमारे कंप्यूटर भाषा हैं। कोबरा, स्कीटल, पाइथन, जावा ये सभी हमारे
कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। प्रश्नगत दिए गए विकल्प में सभी भाषाएं कोबरा, पाइथन, स्किरल अथवा जावा कंप्यूटर की भाषाएं हैं। पाइथन सामान्य कार्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। स्किरल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा वीडियो गेम मेमोरी बैंडविड्थ के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो 187 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, जेनरेटिव पी ट्रेंड ट्रांसफर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेनरेटिव पी ट्रेंड ट्रांसफर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो 188 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बताना है। तो 188 का हमारा हो जाएगा सी। फास्ट जो है हमारा ये नहीं है। बेसिक है हमारा, सी है, फोटोन है हमारा। तो बेसिक, सी और फोटोन जो है वो कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 189 का आंसर हमारा हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइसिंग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 5वीं पीढ़ी 5G 5वीं पीढ़ी मोबाइल संचार की नवीन तकनीकी है, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एज कंप्यूटिंग तथा नेटवर्क स्लाइसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे युक्तियां तथा उपकरणों का उपयोग सुलभ हो जाएगा। इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। एक कंप्यूटिंग यह क्लाउड कंप्यूटिंग का विस्तार है, जिसमें डेटा का विश्लेषण स्थानीय स्तर पर किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 190 का इसको सुमेलित करना है, कैसे होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कैसिनी ह्यूजेंस, जूनो, आर्टिमिस और वेरिटास। तो इसको हम बता देते हैं फ्रेंड्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ए का जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। कैसिनी ह्यूजेंस का हो जाएगा सनी और उसके वलय, ठीक है। और बी का हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। जूनो जो है बृहस्पति से जुड़ा है, अंतरिक्ष मिशन है और ये खोज है। तो आर्टेमिस किसका है? तो आर्टेमिस हमारा हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। और वेरिटास जो हो जाएगा 3 हमारा शुक्र हो जाएगा। वेरिटास जो हो जाएगा हमारा शुक्र हो जाएगा। तो 190 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा बी हो जाएगा 2143, जो कि दिया हुआ है 2143। तो कैसिन ह्यूजेंस हो जाएगा वो हमारा शनि और उसके वलय हो जाएगा। जूनो जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। आर्टेमिस जो हो जाएगा 4 मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और वेरिटास जो हो जाएगा हमारा शुक्र हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा 190 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और फिजिक्स का प्रीवियस ईयर 190 था। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों को जरूर शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पढ़ रहे हैं 6000 7000 ऐसे करके, लेकिन उसमें सब्सक्राइब मात्र कोई 60, मतलब टोटल मिला के 60 कभी हो रहे हैं, कभी 50 ऐसे ही, बस उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी सपोर्ट थोड़ा कीजिए, मैं इतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़रूर आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा इसके बाद से मैं वीडियो ला रहा हूँ आपके बीपीएससी के जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार से जितने भी रिलेटेड पूछे गए हैं बीपीएससी में, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, जो कि हमारा उसमें
हम बोल रहे हैं उसमें 5 to 6 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे बिहार के, तो मैं ला रहा हूँ। और वो इडुटोरिया का होगा, इडुटोरिया का जो है आता है फ्रेंड्स, इडुटोरिया का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम हूबहू हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन TRE 2 में आया था। TRE 2 में एकदम से मतलब कि हूबहू उसमें से क्वेश्चन एकदम उठा के दे दिया गया था 5 से 6 क्वेश्चन। तो आपको हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन आए थे, और आप भी देख सकते हैं कि आए थे कि नहीं आए थे फ्रेंड्स। और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ फ्रेंड्स, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।